टू क्लास नंबर 17। जैसे कि क्लास नंबर 16 में हमने फाइनेंशियल वर्क पे काम कर रहे थे। हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। चलें अब वो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की और वो जो फील्ड्स आपने समझी, वो फैक्टर्स आप समझे। अब उन फैक्टर्स से हमने रिजल्ट्स क्या निकालना है वो हम ज़रूर सर्च करेंगे। अब ये देखें, ये एक मैंने एक अनदर भी चीज़ रखी हुई है जिसमें मार्केट इंसाइट्स हैं। ये कि ओवरऑल मार्केट रेवेन्यू जो है 975 के है। टॉप 5 मार्केटिंग कंपेटर्स जो हैं वो 531 गैदर कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ से प्लस करके निकाला। टॉप न्यूली 5 जो हैं वो 19,000 की अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हैं। वो मैंने जो यहाँ से डेटा किया था गैदर, ये मैंने यहाँ से काउंट किया। और उसके बाद एग्रीगेटेड मार्केट शेयर्स ऑफ टॉप 5 एंड न्यूली जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं, इनका एग्रीगेटेड जो शेयर है वो 550 है। और इसके बिटवीन में बाकी सारे लोग हैं जो खेल रहे हैं। तो स्टिल जो रिमेनिंग मार्केट शेयर है वो तकरीबन $4,24,000 का अवेलेबल है, जिसके अंदर से हम कुछ अपना मार्केट शेयर बना सकते हैं। अच्छा, वो ओवरऑल मार्केट का साइज़ जो है वो निकल सकता है। आप उसको निकालने के लिए ये देखिए ना, मार्केट का साइज़ ये दिया हुआ है, यहाँ टोटल रेवेन्यू मार्केट साइज़ दिया हुआ है। तो आप उसको स्क्रूटनाइज करके मार्केट साइज़ निकाल सकते हैं। ये जस्ट हेल्पिंग के लिए मैंने डेटा दिया हुआ है। अगर ये ना भी हो तो ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब हम वापस मूव बैक करते हैं। अब आगे कहानी कुछ गहरी, ये मार्केट को समझने के लिए। और यहाँ जो मार्केट को मैंने समझा, अगर आप इसको मैं ज़रा एलेबोरेट करता हूँ। और अब आपने उस आंख से देखना है जिस आंख से इस डेटा को मैं देखता हूँ। आप ये चेक करें कि मैंने ये देखना है कि यहाँ टॉप 5 के अंदर सबसे लेटेस्ट लॉन्चिंग किसकी है। ये 21 में, मतलब ये कि आज 23 है, 22 और 21 के मिड में। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 साल पहले एक सेलर आया और वो टॉप 5 में पहुंच गया। बना क्या रहा है वो जी? वो तकरीबन 14,616 यूनिट सेल कर रहा है और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 100 के, एक्सक्यूज मी, इसी ही प्रोडक्ट से। तो विच इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। व्यूज़ भी उसने काफ़ी ले ली हैं। बट मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ तकरीबन 1 साल, यानी कि 1 साल पहले ऐसा सेलर आया हो इस कैटेगरी में जो 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि अगर 22 के मिड में आया होता और वो टॉप 5 में होता तो मेरे लिए ये कैटेगरी मैं समझता, मुझे एलेबरेट मैं ये करता कि ये दैट कैटेगरी मेक्स सेंस टू मी, दैट प्रोडक्ट मेक्स सेंस टू मी। लेकिन यहाँ 21 में आया था और वो फिर आगे चला। अब टॉप जो न्यूली लॉन्च्ड कंपेटिटर्स हैं और जो बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो सारे 22 में आए हैं, कोई 23 में नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि 21 में एक लॉन्च करके टॉप 5 में पहुंच गया और फिर 22 में ये 5 प्लेयर्स आए हैं। तो ये सिर्फ ये 5 प्लेयर्स नहीं, ये टॉप 5 हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं। तो ये कैटेगरी काफ़ी हद तक, ये प्रोडक्ट काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुकी है। तो ये टफ कंपटीशन देगी। तो पहला एनालिसिस, पहली एनालॉजी मैंने यहाँ से ये डेवलप की है। अब आए जनाब आगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट का नाम है और मैंने सोचा कि यार कि हमने कितने पैक का प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। तो यहाँ हमें मिला कि 5 वाला भी है, 2 वाला भी है, 8 वाला भी है, 3 वाला भी है, 60 वाला भी है, 2, 80, 3, 48, 4। तो मैंने डिसाइड किया कि हम वी विल गो विद द 5। इसकी रीज़न ये है कि इसकी प्राइस अच्छी बनती है और एफपीए में भी स्टोर करते हुए हम इजी होंगे, ज़्यादा और बड़ा पैक भी नहीं होगा विड्थ एंड उसमें। और मैंने डिसाइड किया कि हम 5 का पैक डिसाइड करेंगे। अब ये जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आई है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए आपको मेरी इन्हीं क्लासेस में, जो क्लास नंबर 18 जो अगली क्लास है, वहाँ से हम सोर्सिंग डिस्कस करना शुरू करेंगे। वो सोर्सिंग का पूरी की पूरी क्लासेस और चैप्टर्स समझने के बाद ये आपको समझ आएगा कि ये कास्ट कहाँ से आई है। क्योंकि ये सोर्सिंग से लिया और सोर्सिंग किस टेक्निक से मैं करता हूँ और कैसे मैं डेटा गैदर करता हूँ, तो मैं वो आपको बताऊँगा।
अच्छा, सोर्सिंग मैं प्रोडक्ट रिसर्च टाइम पे ही डिसाइड करके सोर्सिंग का नंबर्स ले लेता हूँ। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट चूज़ की और फिर सोर्सिंग के लिए गया, नहीं। प्रोडक्ट चूज़ करते हुए सोर्सिंग प्रोडक्ट हंटिंग का का पार्ट है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि जनाब एक यूनिट हमें 0.37 का पड़ेगा और जो पैक ऑफ, चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पैक ऑफ 5 जो है $187 का हमें पड़ेगा। एक्चुअल फ्रेट भी मेरे पास नहीं है। अब ये भी हमने अभी फाइंड आउट करना, और ये सोर्सिंग में हम फाइंड आउट करेंगे कि ये यूनिट जब ऑर्डर होंगे और इनको अमेज़न FBA USA में पहुंचने में एक्चुअल फ्रेट कितना लगेगा, जिसके अंदर एक्चुअली आपकी वो भी ऐड होगी, कस्टम ड्यूटी भी ऐड होगी, और अगर कोई ऐसे शिपिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो भी ऐड होंगे। उसके बाद इसका वेट केजी में क्या होगा, डायमेंशन क्या होंगी। ये ऑलरेडी मैंने जो ये 5 वाला है, जिसने 5 लॉन्च किया हुआ है, ये इसकी मैंने डायमेंशन और वो उठा ली, इसका वेट उठा लिया। अच्छा, मैं अब एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि जी मैंने जो यूनिट सेल करने हैं वो अराउंड 11,016 यूनिट में सेल कर सकता हूँ। अच्छा, ये नंबर कैसे निकाला? ये नंबर मैंने ऐसे निकाला कि मैंने ये देखा कि यार ये जो हमारा जिसको हमने एज एन एग्ज़ाम्पल पिक किया है, इसके हाफ पे तो हम पहुंच जाएंगे। और ये प्रॉब्ली हो तभी है क्योंकि जब हमने इस प्रोडक्ट में हम नेक्स्ट 2 इयर्स लगाने हैं तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके हाफ को हम हिट कर लेते हैं। एवरेज प्राइस टॉप 5 जो हैं उनकी एवरेज प्राइस 10.63 है। मैंने इन सारी प्राइसेस को प्लस करके और इनकी एवरेज प्राइस निकाली कि हम 10.63 है। और हालांकि जिसकी मैंने एग्जांपल दी वो 7.29 पे है, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि टारगेटेड प्राइस 13.99 है। उसकी रीज़न ये है कि मेरा अपना मानना है कि मैं बेटर प्रोडक्ट के साथ जाता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता। और बेटर प्रोडक्ट के लिए फिर मुझे उनके रिव्यूज़ पढ़ने पड़ते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ने पड़ते हैं, और फिर मैं प्रोडक्ट को एडवांस कराता हूँ। अब ये 5 पीसेस तो होंगे जो मैं लॉन्च करूँगा, लेकिन इन 5 पीसेस की जो क्वालिटी होगी वो इस कंपेटिटर से वे बेटर होगी। तो ये याद रखें, ई कॉमर्स में आप अमेज़न के बिज़नेस में अगर किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, और फिर अपनी प्राइस पे आप काम करें, जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। और मैंने 10.63 उसकी एवरेज प्राइस थी, मैंने चूज़ की। टारगेटेड प्राइस मेरी 13.99 पे मैं जाऊंगा, और वेयर हाउसिंग जो मुझे कास्ट करेगा वो करेगा 0.069। अच्छा, अब वेयर हाउसिंग से क्या मुराद है कि मेरी मर्ज़ी है, मैं वेयर हाउसिंग में लेके भी जा सकता हूँ, और यहाँ मैं अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली चाइना से अमेज़न के FBA में भिजवा सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है या होने वाली होती है तो आप चाइना से तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं आएंगी। तो एक कॉन्सेप्ट होता है सेफ्टी स्टॉक, कि मैं अपने स्टॉक को सेफ्टी के तौर पर कहीं रख लेता हूँ किसी वेयर हाउस में, और फिर मैं वहाँ से अमेज़न भेजता रहता हूँ। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी अमेज़न से इन्वेंट्री रिमूव कर सकते हैं, और जब दिल करे आप अमेज़न पे इन्वेंट्री भेज देते हैं। मैं ऐसे ही काम करता हूँ, और इसकी लॉजिक बिहाइंड मैंने भी आपको बता दी है। वैसे अमेज़न का जो है वो अपना वेयर हाउसिंग सिस्टम भी आ गया है, जिसके अंदर आप अमेज़न के पास प्रोडक्ट्स जो हैं वेयर हाउस करवा सकते हैं, और वहाँ से वो प्रोडक्ट डायरेक्टली अमेज़न के पास FBA में आप भिजवा सकते हैं। वो दोनों हुक्ड अप हैं और वेरी वेल सिंक्ड हैं। वो मैंने यूज़ अभी करना शुरू करना है, तो मैं इसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, अमेज़न लेबलिंग फ़ी जो है वो 0.3 होगी, यानी कि जब आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जब आप अमेज़न FBA पे भेज रहे होंगे तो लेबलिंग फ़ीस के ऊपर लगेगी। तो वो मैंने यहाँ कास्ट ऐड कर ली। शिपिंग टू अमेज़न, जब मैं अपने वेयर हाउस से USA से ये प्रोडक्ट शिप टू अमेज़न करूँगा तो मुझे 0.37 पर यूनिट्स कास्ट करेगा। उसके बाद कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरी बन गई 1.11। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है भाई? कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ द
is the combination of your actual manufacturing cost plus freight plus आपकी वेयर हाउसिंग प्लस अमेज़न फ़ी अमेज़न लेबलिंग फ़ी एंड देन शिपिंग टू अमेज़न, ये आपकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई। यानी कि जब अमेज़न के वेयर हाउस में ये मेरा एक यूनिट पहुंचेगा जिसके अंदर 5 स्क्रंचीज होंगे, तो मुझे ये 1.11 का कास्ट कर चुका होगा। इसका मतलब है मेरी सेलिंग प्राइस का जो सेलिंग प्राइस का 8% है कॉग, विच इज़ वेरी गुड। मैंने हमेशा कहा है कि 20% तक या हद 22% तक आपका ये कॉग होना चाहिए। तो जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये मेरी टोटल जो प्राइस है, ये टारगेटेड प्राइस है, इसके साथ मैंने फार्मूला लगाया और मैंने निकाल दिया। ये मेरी टारगेटेड प्राइस का 1.11 जो है वो इसका कॉग है। अमेज़न रेफरल फ़ी जनाब अब यहाँ से शुरू हो गया सिस्टम। तो मैंने ये कैलकुलेट की कि ये 15% जो है अमेज़न रेफरल फ़ी, जिसके अंदर फिर अमेज़न फुलफिलमेंट फ़ी भी होगी, तो ये तकरीबन $2 मेरे मस्ट लगने हैं। उसके बाद जनाब एड स्पेंड मैंने यहाँ पहले से ऐड कर लिया। मैंने 20%, यानी कि मैंने कहा कि हर एक यूनिट को सेल करने के लिए मुझे उसके ऊपर उसकी प्राइस का 20% एड स्पेंड लगाना पड़ेगा। ये मेरा फार्मूला है, दैट्स हाउ आई कैलकुलेट। फिर उसके बाद मैंने 20% कहा कि मैंने उसके ऊपर पे 20% ऑफ भी देना है लॉन्चिंग पे और प्रमोशन पे, तो मैंने वो 20% भी ऐड कर लिया ऑन द सेफर साइड। और फिर उसके बाद अमेज़न FBA फ़ी, और FBA के अंदर जो है वो रेफरल फ़ी भी इंक्लूडेड, फुलफिलमेंट फ़ी भी इंक्लूडेड है। रेफरल फ़ी सेपरेट है, FBA के अंदर फुलफिलमेंट फ़ी भी इंक्लूडेड है। तो 4.66 है। लेकिन यहाँ मैं गेम खेल सकता हूँ, वो है कि अमेज़न का जो प्रोग्राम है स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम, उसके अंदर मैं इस प्रोडक्ट को इनरोल करने की कोशिश करूँगा। अगर हो गया तो ये इट विल गो डाउन टू ऑलमोस्ट 3.62 या 3.64 तक चली जाएगी, लेकिन 4.66 ये मेरा मस्त लग रहा है। अब कास्ट ऑफ सेल्स जो मेरी प्रॉपर आ जाएगी, वो अब यूनिट मुझे पड़ गया $13 का। तो हजरात ग्रामी, जो वीडियोस आप देखते हैं इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की, गुरुज की, जो कि जिनकी बातें मैं सुनता हूँ तो मैं इंजॉय करता हूँ, हंसता हूँ बैठ के, वो आपको दिखाते हैं कि भाई $1.11 की प्रोडक्ट आपने लेनी है और 13 की बेचनी है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अच्छा जी, तो प्रॉफिट में से आपने ये नहीं देना है अमेज़न रेफरल फ़ी, आपने एड स्पेंड पे कोई पैसे नहीं लगाने, आपने प्रमोशन पे कोई पैसे नहीं लगाने, FBA कौन देगा? तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगी $13, यानी कि मेरी $13 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगी। मैंने कैलकुलेट कर लिया। ग्रास प्रॉफिट में बनाऊंगा $1, जो कि मेरा ग्रास प्रॉफिट बना 4%। अब ये प्रोडक्ट एट द एंड मुझे 4% मार्जिन बना के देगी अगर मैंने अच्छा एडवर्टाइजिंग में काम किया, प्रमोशन में स्ट्रेटजी अच्छी लगाई, मैं अच्छा रैंक कर गया, और फिर मैंने ऑर्गेनिकली अपने आप को अच्छे कीवर्ड्स पे रैंक करके अपने आप को टॉप में ले गया, या मैं अपनी कैटेगरी में टॉप 100 में आ गया, तो फिर मेरा ये मार्जिन तकरीबन 18 से 20% पे चला जाएगा। अदरवाइज ये 4% पे रहेगा। तो ये होमवर्क जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इन प्रोडक्ट रिसर्च। इसके बगैर आप कुछ करने जा रहे हैं वो मुआवजा हो सकता है, कोई होमवर्क नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी, क्लास नंबर 18, उसके अंदर सोर्सिंग पे काम शुरू करेंगे और फिर कुछ डेटा हम सोर्सिंग से इस फाइल में भी लेके आएंगे। वैसे बाय द वे इसका एक बहुत बड़ा एक्सटेंडेड वर्जन भी मेरे पास है, मैं वो नहीं लेके आया कि वो टू कम्प्लेक्स हो जाएगा। वैसे इसके बाद जब यहाँ से प्रोडक्ट पास हो जाती है मेरे पास, तो मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल के फ़िल्टर पे ले जाता हूँ। पहले लॉन्च करने से पहले, सोर्सिंग करने से पहले मैं यहाँ ले आता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है। नहीं जनाब, क्लास नंबर 18 में मिलते हैं और क्लास नंबर 18 में हम सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।